हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपके एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष नर्सिंग की लाइव क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज अपनी सेल्फी क्लास है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे एंड वो कह रहे थे कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो जो सब्सक्राइबर करने के बाद हमारे पास जो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करने पर उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर ओके करना। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओनली सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं आएगा। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रुप से सब्सक्राइबर हैं वो कॉलेज स्टूडेंट भी हैं, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट्स ने कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर वालों ने, उसके बाद से लॉकडाउन लग गया तो उनकी स्टडी हो नहीं पाई। सो वो यहाँ से भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वे के थ्रू भी हम आपको बेटर देंगे। एंड इस वे के थ्रू मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कैसे हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कौन कौन सी गाइड पढ़नी होती है एंड कैसे हमारा टाइमिंग होता है पढ़ने का, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज में अगर वो अभी से इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो बाद में जाके उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड वो थोड़े से स्टडी करके एंड बाद में जब उनका अच्छे से अभी से प्रिपेयर रहेंगे तो फिर वो इजीली कंपटीशन को फाइट कर जाएंगे। ठीक है ना। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, अपनी उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, लाइसोसोम तक कंप्लीट कर लिया था। और अब हमारे इसके अंदर से 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स बच रहे हैं जो आते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, एक, एंड फिर आता है अपना न्यूक्लियस एंड गोल्जी बॉडी। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 ऑर्गेनल्स बच रहे हैं अपने पास, इनके बारे में हमको स्टडी करनी है। इसमें से न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनल्स वो थोड़ा काफ़ी लेंथी पोर्शन है, इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रोसोम के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो सेंट्रोसोम, इसका फंक्शन जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन कब होता है? जैसे ओबीजी के अंदर हम पढ़ते हैं, बच्चे के अंदर जब 3 to 8 वीक का पीरियड, 0 to 2 वीक के पीरियड को हम कहते हैं ओवुलर पीरियड। ठीक है। फिर इसके बाद जो पीरियड आता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है ना। इस पीरियड के अंदर बेबी के अंदर एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। उस दौरान इंट्रायूटेरिन लाइफ में उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी होती है, जिसके थ्रू गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। फीमेल में ऊजेनेसिस की प्रोसेस होती है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। तो उसी दौरान सेल डिवीजन होता है, क्योंकि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनसे 23 क्रोमोसोम होना ज़रूरी होता है। ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है ओव्यूम एक 23 इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ओव्यूम के अंदर। स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम, फिर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जाइगोट को हम सिंगल सेल कहते हैं। ठीक है। तो सेंट्रोसोम का फंक्शन मोस्टली होता है सेल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम्स को हाफ करने में इसका काफ़ी योगदान होता है। और अब क्वेश्चन आता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर से कौन से स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है? तो आंसर जाता है न्यूरॉन्स का। जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होता है, क्योंकि और फिर अगर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। तो कहते हैं कि जिस पर्सन के अंदर एक बार न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं उसके अंदर कभी भी सेल रीजनरेशन नहीं करते, मतलब उसके न्यूरॉन्स कभी रीजनरेशन नहीं करेंगे। एक बार डैमेज हो गए तो हो गई। ओके। सो इसका फंक्शन यहाँ पे ही डोमिनेंट होता है। ओके। क्वेश्चन बनता है न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम, इसीलिए वहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। ओके। फिर नेक्स्ट आता है अपना गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। ओके गाइस,
गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों सेम नेम है। सबसे पहले इसको जिसने डिस्कवर किया था उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने 1907 के अंदर उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और जो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो प्रोटीन आती है वो साइटोप्लाज्म से गोल्जी बॉडी के अंदर आती है। इसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं PPT, ठीक है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। इसका लिंक अभी उससे होगा, अपने जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तब ये समझ आएगा कि PPT, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन, ये फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, ठीक है। तो इसका भी लिंक आएगा, तब फिर से इसको समझ लेंगे एक बार कैसे आता है। फिर आता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पहला क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स। Largest organelles of cell is known as nucleus. First organelle of cell, nucleus. First organelle cell is nucleus, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। वो डायग्राम मैंने इसलिए पहले बना लिया ताकि अपना टाइम खराब ना हो। तो जैसे इसके अंदर हमको ये स्ट्रक्चर दिख रही है न्यूक्लियस की, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, या इसको न्यूक्लियस एनवलप या मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके बीच के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है RNA एंड जो ये फ्लूइड होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा DNA। DNA जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है जो कि ओके, DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंड RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। एंड न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने लिख लेना रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी। और फिर हम इसकी अब समझते हैं इसमें प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे को 3 वर्ड्स का पता होना चाहिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस जैसे होता है, देखो मैं कहूँ DNA से DNA का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। DNA से DNA के फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। एंड DNA से RNA का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और जो प्रोटीन बनती है वो होती है राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है, राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है। सो अब प्रोटीन, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रोटीन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, या फिर पहले प्रोटीन सिंथेसिस समझ लेते हैं उसके बाद में प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये DNA है। अब अच्छा, इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि मैं कहूँ DNA, इनके बारे में समझ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि DNA किसको बोलेंगे हम, ठीक है गाइस। तो जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो DNA कहलाता है। और DNA मिलके DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन,
मिलके बनाती है क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनाती है क्रोमोसोम। और हमारा फिर इसके बाद आता है जीन। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? देखो डीएनए के अंदर, डीएनए की अलग से बात कर लेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ क्रोमोसोम कि डीएनए में क्या डिफरेंस है, क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, जीन में क्या डिफरेंस है। तो जो डीएनए के अंदर कुछ ट्रिपल सेट प्रेजेंट होते हैं, ओके, ट्रिपलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपलेट सेट, उसको उनसे मिलकर के हमारा जीन बनता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ओके, इस तरीके से। तो ये एक सेट होता है, इसको अभी और समझेंगे। ये मिलके क्या बनाता है? जीन, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है गाइस, तो अब ये कैसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए की, तब ये एक बार फिर से क्लियर होगा। अभी के लिए समझ लो क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जीन उसको बोलते हैं कि जो हमारा ट्रिपलेट कोडोन प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, वो मिलके एक सेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं जीन। अब आती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये मिलके बना होता है अपना, इसके अंदर ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है, जिसके अंदर आते हैं शुगर फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड आता है न्यूक्लिक एसिड या फिर नाइट्रोजिनस बेस। ओके, तो ये 3 चीज़ों से मिलके हमारा डीएनए बना होता है। ओके, तो शुगर इसमें कौन से प्रेजेंट होती है? वो होती है डीऑक्सीराइबोस। जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर 2 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आती है प्यूरिन प्रोटीन एंड सेकंड आती है पिरामिडिन। ठीक है, इसको भी, इसके अंदर भी 2 सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन प्रोटीन्स के अंदर। एंड पिरामिडिन के अंदर प्रेजेंट होता है थाइमिन, यहाँ पे होते हैं थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डीएनए मिलके बना होता है। लेकिन आरएनए के अंदर क्या होता है, इस थाइमिन को रिप्लेस करके यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। सो हम देखते हैं शुगर फॉस्फेट एंड न्यूक्लिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं हमारा डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्यूरिन के पास कौन कौन से ग्रुप होते हैं एंड पिरिमिडिन के पास क्या क्या होता है, थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है गाइस, सो अब देखते हैं कि जो हमारा डीएनए मॉडल होता है वो क्या होता है। डीएनए मॉडल किसने दिया था? डीएनए मॉडल दिया था हमारे वाटसन एंड क्रिक ने इन 1953 के अंदर। तो हम डीएनए मॉडल के बारे में बात करें, ये सब चीज़ें हम 12th एंड 11th क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका शॉर्ट रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि इनका लिंक फिर बाद में जाके होता है। सो कैसे क्या चीज़ें बनती हैं डीएनए मॉडल। ठीक है, गिवन बाई वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, कब दिया था? इन 1953 के अंदर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बताया कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने अभी बताया आपको 2 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। जैसे मैं इसका
डायग्राम बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने भी ट्रिपल सेट बनाए थे, ट्रिपलेट कोडोन ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच के अंदर कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एडेनिन ऑलवेज थायमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के साथ, एंड ग्वानिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर इनको हम रिप्लेस करना चाहिए, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से जुड़ते हैं, इस तरीके से ये डबल हेलिक्स से है सिंग, और आरएनए हमारा ऐसा सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो अब मैं कहूँ कि जैसे अब मैंने ये सेट बनाए, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो ये एक सिंगल सेट हो गया। और अपन ने अभी पढ़ा था कि जीन किसको बोलते हैं, ट्रिपलेट सेट, ट्रिपलेट कोडोन के एक सेट को हम जीन बोलते हैं। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, जीन। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो जीन कैसे बनते हैं, हमारे डीएनए से ही जीन बनते हैं, ठीक है ना गाइस। सो और आरएनए की अब बात कर लेते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन है। आरएनए के अंदर वही चीजें हैं सब कुछ, ये एक सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, एंड इसके अंदर वही, बस इसके अंदर थायमीन की जगह सेम है, थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, ओके। थायमीन की जगह इस पर यूरेसिल आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। शुगर, और जो शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है इसके अंदर, ओके। सो हमने ये पढ़ लिया है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, वही सेम बॉन्ड होते हैं, और इसके अंदर शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है, ओके गाइस। एंड अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है, वो आता है हमारा न्यूक्लियस का फंक्शन, जो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। सो अब हम देख रहे हैं न्यूक्लियस का फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब जैसे मान लो प्रोटीन सिंथेसिस की जिम्मेदारी किसके पास होती है, डीएनए, ओके गाइस। तो मान लो जैसे कि अपने सोचा कि हमें प्रोटीन बनानी है, ओके। तो डीएनए पर यहाँ पे डीएनए परसीव करता है कि प्रोटीन बनानी है, तो डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए जो बनता है वो हमारा आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमको जो प्रोटीन बनानी है। तो अब जो हमने सोचा, हमारे माइंड के अंदर क्या आया कि हमें एक प्रोटीन बनानी है। सो डीएनए ने क्या किया, सोचा कि प्रोटीन बनानी है, तो प्रोटीन कैसे बनेगी, आरएनए से। देखो ये बना रखी है हमने, ठीक है ना। तो बनाने से पहले हमको पूरी प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी। तो जो यहाँ पे सबसे पहले इसके माइंड में एक मैसेज आता है, वो उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अभी कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, जो कि भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ओके। फिर ये मैसेंजर आरएनए, आपका मैसेंजर आरएनए आपका जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है ये वाली, जिसके ऊपर कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था पीछे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ऐसी है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। और राइबोसोम, एक राइबोसोम के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। राइबोसोम हमारे सेल्स के अंदर 3 तरीके से प्रेजेंट होता है। म्यूजोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे खुले में रहते हैं, और राइबोसोम्स के अंदर ये क्लस्टर फॉर्म के अंदर रहते हैं। यहाँ पे जैसे क्लस्टर बना के साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं,
तो फर्स्ट तो ये हो गया, एक इस तरीके से रहते हैं मीजोसोम्स की प्रेजेंस में एंड राइबोसोम्स के जैसे क्लस्टर बना के, एंड यहाँ पे इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। 3 तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि कौन से टाइप की प्रोटीन बनानी है। हमें पता है प्रोटीन 3 तरह की होती है, मोस्टली 3 टाइप की प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। ये 3 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिन का इसका नॉर्मल लेवल होता है 7.3 ग्राम पर DL, और DL का मतलब ही होता है 100 ml के अंदर, ठीक है ना। तो 7.3 ग्राम पर DL एंड एल्ब्यूमिन का नॉर्मल लेवल होता है 4.7 ग्राम पर DL। ग्लोबुलिन का लेवल होता है 2.3 ग्राम पर DL, इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.3 ग्राम पर DL। ओके, इंक डाल, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन ये इस तरीके से होते हैं। तो प्रोटीन हमारी मेजरली 3 टाइप की होती है। प्रोटीन के बारे में कुछ बातें समझ लीजिए। प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है एल्ब्यूमिन, 60% पार्ट एल्ब्यूमिन का प्रेजेंट होता है। ऊपर से डाल दो उसमें, ठीक है। एंड ग्लोबुलिन होती है, ये हमारी 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा होती है वो हमारे थायराइड हार्मोन को कैरी करती है, एंड गामा होती है वो हमारे एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन का काम करती है। इसका देखो, इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, एल्ब्यूमिन का ओरिजिन कहाँ से होता है, लीवर से होता है, और इसका नॉर्मल लेवल इतना होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके रखती है, बांध के रखती है ताकि वाटर शिफ्टिंग ना हो, मतलब ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम होता है एल्ब्यूमिन के पास। फिब्रिनोजन ये क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला क्लोटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजन। ओके गाइस, सो मैंने कहा प्रोटीन जहाँ पे डिसाइड हो गई कि हमारे को ये वाली प्रोटीन बनानी है, इनमें से कोई भी एक डिसाइड हो गई। अब ये प्रोटीन यहाँ से फिर जो बनता है वो ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, tRNA। ओके, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो गए अब कौन से टाइप की प्रोटीन बनाती है। ये ट्रांसफर आरएनए हमारे mRNA, tRNA, ट्रांसफर आरएनए, फिर ये ट्रांसफर आरएनए से राइबोसोम्स के पास जाते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। ये डिसाइड किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कि tRNA। ओके, अब tRNA जाता है राइबोसोम के पास, एंड राइबोसोम के पास जाने के बाद जो प्रोटीन बनती, जो RNA बनता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल RNA। ओके, एंड राइबोसोमल RNA की जिम्मेदारी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये ध्यान रखना। अब प्रोटीन सिंथेसिस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, आपके ऑप्शन के अंदर राइबोसोमल RNA दे रखा हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर होगा राइबोसोमल RNA ही हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की जिम्मेदारी उसके पास होती है। अब यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस हो चुका है, प्रोटीन बनने के बाद कहाँ जाएगी, तो देखो प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा DNA से RNA बनना है, RNA से प्रोटीन बनना, मतलब राइबोसोमल rRNA से हमारी ये प्रोटीन बन चुकी है। अब जो प्रोटीन बनी है, हमने अभी गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी की थी, जो गोल्जी बॉडी के पास ये जाएंगे एंड वहाँ पे हमने पढ़ा था PPT, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, उस प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है। जैसे मान लो यहाँ पे किसी के कट लग गया यार, वहाँ पे प्रोटीन का काम होता है, हीलिंग का काम होता है, प्रोटीन जाएगा वहाँ पे और वहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। ओके गाइज, मैंने सोचा था कि आज की क्लास में क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं, और यहाँ से शायद हमारा आज यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मैंने पढ़ाए, कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हम सब लिख लेंगे कल बोर्ड पे, और फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी टिश्यू पे। ओके गाइज, सो ये क्लास कंप्लीट है, और यहाँ से कई क्वेरीज हो तो आप बता देना, फिर से समझा देंगे, कोई इशू नहीं है।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। एंड ऐसे आपका सपोर्ट बनाए रखें, आपके काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। और सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास।